अब है हमारे पास अगला चैप्टर जिसका नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पाठ्य और सारणी के द्वारा। टेक्सचर के थ्रू आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना हो या सारणी के माध्यम से दर्शाना हो आंकड़ों को तो उसे कहते हैं हम प्रस्तुतिकरण करना। तो सबसे पहले हम टेक्सचर मैथ पाठ्यक्रम के द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसमें बताया गया कि पंजाब में एक बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें हड़ताल हुई जिसमें 40% कर्मचारी ड्यूटी करते पाए गए और शहर की 25 फैक्ट्रियों में से 5 केवल पूर्ण रूप से बंद रही। तो इस तरह से आंकड़ों को प्रदर्शित करने को, दिखाने को कहते हैं हम पाठ्य टेक्सचर के द्वारा आंकड़े प्रदर्शित करना। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दिया हमारे पास, गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पता चला है कि वर्ष 2000 और 2005 के बीच हरियाणा राज्य में चीनी का उत्पादन क्षेत्र संकुचित होकर 30% रह गया है, जबकि गेहूं और दालों का उत्पादन क्षेत्र 15% बढ़ गया है। तो इस तरह से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने को कहते हैं हम पाठ्य। तरह से आंकड़े प्रदर्शित करने की विधि है वो है हमारे पास सारणी विधि, जिसमें हमने एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, और एक तरफ हमने लिखा हुआ है बुना हुआ कपड़ा कारखाना और कुल उत्पादन और उत्पादन प्रतिशत। ये कारखाने का कपड़े का उत्पादन, करगा शक्ति का कपड़ा, हाथ से बुना हुआ कपड़ा और अन्य कपड़ा। तो इस तरह से उत्पादन के बारे में बताया गया है। इसमें इस तरह से आंकड़ों को प्रदर्शित करने को कहते हैं हम सारणी विधि के द्वारा आंकड़े दिखाना। विभिन्न वर्गों में बांटकर हमने आंकड़ों को दर्शाया है। आइए हम पहले कुछ छोटे प्रश्न उत्तर के बारे में देखते हैं। आंकड़ों प्रस्तुतिकरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? ये 3 विधियाँ, पाठ्य प्रस्तुतिकरण, सारणी प्रस्तुतिकरण और आरेखीय प्रस्तुतिकरण। सारणी प्रस्तुतिकरण क्या है? जिसमें हम आंकड़ों को पंक्तियों और कतारों, रो और कॉलम के रूप में दर्शाएं, उसे सारणी कहते हैं। जिसमें आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाए उसे सारणी। अब हमारे पास आता है कि सरल सारणी किसे कहते हैं, जिसमें एक ही गुण के बारे में विशेषता को प्रस्तुत करती हो उसे एक गुण सारणी कहते हैं। बहुगुणी जिसमें 2 गुणों को प्रस्तुत करती हो। मौलिक सारणी जिस रूप में आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं उसी रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं। पाठ्य प्रस्तुतिकरण के क्या गुण और दोष है? जिस तरह से मैंने पीछे डिस्कस किया था कि पाठ्य प्रस्तुतिकरण में हम आंकड़ों को पाठ के रूप में या टेक्सचर के रूप में लिख के देते हैं, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था उसके बारे में। तो ये पाठ्य प्रस्तुतिकरण था। इसमें क्या क्या गुण और दोष हैं इसके? ये पाठ्य प्रस्तुतिकरण का एक रूप है। इसके गुण हैं, यह कम आंकड़ों के लिए लाभदायक है, ये अधिक स्पष्ट जानकारी देता है, यह अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि आंकड़े कम होते हैं इसलिए अच्छी छाप छोड़ते हैं लोगों के मन पर। दोष क्या है? इसे पढ़ना पूरा पड़ता है, तुलना करना कठिन है, इसे समझने में कठिनाई आती है क्योंकि पूरा पाठ्य पढ़ना पड़ेगा इसके, इसे समझना और प्रस्तुतिकरण करना कठिन है, यह आकर्षक नहीं होता। अब हमारे पास सारणी के क्या गुण और दोष है? सारणी, ये हमारे पास एक सारणी का एग्जाम्पल है, प्रारूप है। इसके क्या गुण और दोष होते हैं? सारणी में हम आंकड़ों को रो और कॉलम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह अधिक आकर्षक होती है, प्रभावशाली होती है। इसमें शीर्षक का लिखा होना ज़रूरी है। ये विशेष महत्व वाली चीज़ों को इसको मोटे तौर और मोटे अक्षरों में बोल्ड में लिखा जाता है। सारणी के पंक्ति शीर्षक एकदम स्पष्ट होने चाहिए। आंकड़े का स्रोत हमेशा लिखा जाना चाहिए, कहाँ से लिए गए हैं, और सारणी सरल और सुंदर होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है हमारे पास, सारणी का ढांचा किस प्रकार का होता है? सारणी का ढांचा किसे कहेंगे? तो सारणी के ढांचे में सबसे पहले ये सारणी की संख्या होती है, शीर्षक होता है, हेड नोट होता है और पंक्ति शीर्षक होता है। इनको हम सेल कहते हैं, ये खाने कहते हैं, और इस पूरी चीज़ को हम बॉडी कहते हैं या क्लेबर। उसके बाद हमारे लास्ट में टिप्पणी होती है दी हुई, या फिर सोर्स भी दिया होता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक सारणी के लिए, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारे पास सारणी को हम किस तरह से किन भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास उद्देश्य अनुसार सारणी, मौलिकता के अनुसार सारणी और बनावट, कंस्ट्रक्शन के आधार पर सारणी। तो उद्देश्य के अनुसार पर सारणी हमारी सबसे पहले आती है सामान्य उद्देश्य सारणी, जो समान उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई सारणी को विशेष उद्देश्य सारणी कहते हैं। मौलिकता के अनुसार सारणी में जिस रूप में हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं उसी रूप में अगर हम आंकड़ों को सारणी में प्रस्तुत करें तो उसे कहते हैं मौलिक सारणी।
और यदि उन आंकड़ों को हम प्रतिशत या अनुपात के रूप में लिखकर बताएं तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न सारणी। उसके बाद बनावट के अनुसार सारणी की सजावट के अनुसार सारणी को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है सरल सारणी जिसमें सिंपल होती है, और एक होती है जटिल सारणी जिसमें सरल सारणी में हम एक ही गुणों को लेते हैं, केवल एक गुणों के आधार पर बनाई गई सारणी को हम एक गुण सारणी कहते हैं या सरल सारणी कहते हैं, जबकि एक से ज़्यादा गुणों के आधार पर बनाई गई सारणी को हम जटिल सारणी कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है द्विगुण सारणी, तीन गुण सारणी और चार गुण सारणी। इस तरह की सारणी को हम एक गुण सारणी कहते हैं जिसमें एक गुणों के बारे में ही बताया गया हो। इसके बाद आता हमारा द्विगुण सारणी जिसे दो गुणों के रूप में बताया गया हो, द्विगुण सारणी कहलाती है। फिर आता है त्रिगुण सारणी जिसमें तीन गुणों के बारे में बताया गया हो, एक दो तीन या एक दो तीन, इस तरह से भी हो सकता है, या एक दो तीन, इस तरह से भी बताया जा सकता है। ये त्रिगुण सारणी या बहुगुणी सारणी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।